Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration. Today we will discuss about all contracts are agreements but all agreements are not contract. आज का हमारा अध्ययन का विषय है समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। देखिए इसका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी बन सकता है, कभी कभी बनता है कि इसको कोटेशन में दे दिया जाता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। समझाइए या कमेंट कीजिए। तो इस तरह से तो इसको जब हम अध्ययन करेंगे तो इसको दो शीर्षक में विभाजित करके अध्ययन करेंगे और ये जो टॉपिक है ये आपको इजीली समझ में तभी आएगा जब आपने पिछले टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए हैं या समझ लिए हैं, जिससे आपको ये टॉपिक समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ पर अनुबंध और ठहराव दोनों बातें आती है तो ठहराव और अनुबंध का मीनिंग, परिभाषा और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो आपको जानने या जानकारी में होने बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो जब आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा तो ये वाला टॉपिक समझ में आना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको हम दो शीर्षकों में अध्ययन करेंगे विभाजित करके, और दो शीर्षक कौन से होंगे? फर्स्ट जो लेंगे हम लेंगे समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। अधिनियम की धारा 2H के अनुसार, अधिनियम कौन सा? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 है ना, उसकी धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। देखिए अनुबंध के बारे में ठहराव होना बहुत ही अनिवार्य है और जब तक ठहराव नहीं होगा वो अनुबंध नहीं हो सकता है, ये तो क्लियर है। अनुबंध के लिए ठहराव अति आवश्यक है और प्रत्येक अनुबंध ठहराव पर ही आधारित होता है, पर समस्त ठहराव अनुबंध नहीं हो सकते हैं। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो कि अनुबंध नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनमें राजनियम की प्रवर्तनीयता नहीं हो सकती है, यानी कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ कुछ ठहराव में नहीं होता है, तो वो क्या है कि अनुबंध नहीं हो सकते हैं। वैधानिक प्रवर्तनीयता लाने के लिए जो ठहराव होते हैं, मतलब वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ कब होंगे? जब जो ठहराव होते हैं उन ठहराव का वैध अनुबंध, उन ठहरावों में वैध अनुबंध के सभी लक्षण विद्यमान हो। देखिए वैध अनुबंध के सभी लक्षण को हम पिछले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ही वापस से बता दूंगी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि वो कब कोई ठहराव में वैध अनुबंध के लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं। जैसे कि ठहराव वैधानिक रूप से लागू करने का मीनिंग निकलता हो, जो भी ठहराव हो, ठहराव पे स्वतंत्र सहमति हो, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। अनुबंध करने की क्षमता का एक चैप्टर अलग से है, तो उसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। वैध प्रतिबल एवं न्यायोचित उद्देश्य हो, जो ठहराव होता है उसका आवश्यकता होने पर लिखित, प्रमाणित और रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किया गया हो। ठहराव निश्चित होना चाहिए, जिसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। और ठहराव एग्जीक्यूटेड होने लायक हो, मतलब कि ठहराव निष्पादन योग्य भी होना चाहिए। और यदि किसी ठहराव में ये सारे के सारे लक्षण का अभाव होता है तो वह ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता है। ठहराव तो हो सकता है मतलब, लेकिन अनुबंध नहीं हो सकता है। और अनुबंध का निर्माण तभी होता है जब उसमें राजनियम की प्रवर्तनीयता होती है, यानी कि अनुबंध जो होता है वो ठहराव प्लस राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता। ये मैंने ऐसे ही समझाने के उद्देश्य से लिखा है, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वे ही ठहराव अनुबंध हो सकते हैं जिसकी राजनियम द्वारा प्रवर्तनीयता होती है। अब देखिए सेकंड जो शीर्षक लेते हैं हम, वो लेते हैं कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। वो ये स्पष्ट तो हो ही चुका है कि तुलनात्मक रूप से ठहराव विस्तृत शब्द है और अनुबंध होने के लिए ठहराव का होना प्रथम आवश्यक शर्त है। जो पहली कंडीशन है वो क्या है अनुबंध होने के लिए, कि एग्रीमेंट होना बहुत ही अनिवार्य है। एग्रीमेंट या ठहराव एक ही बात है, तो एग्रीमेंट होना बहुत ही अनिवार्य है। किंतु जो एग्रीमेंट अनुबंध का रूप नहीं लेते हैं,
कुछ एग्रीमेंट अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। केवल वे ही ठहराव अनुबंध होते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो सकते हैं, यानी कि वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं। व्यवहार में ऐसे कई सारे ठहराव होते हैं जिन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बने रहते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते हैं। वो कौन कौन से ठहराव हैं जो अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं? देखिए, फर्स्ट हम लेते हैं पारिवारिक ठहराव, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। पारिवारिक जीवन में प्रेम, स्नेह, वात्सल्य से वशीभूत होकर अनेक प्रकार के ठहराव परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। इन ठहरावों का उद्देश्य वैधानिक संबंध व वैधानिक दायित्व उत्पन्न करना बिल्कुल ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए परिवार में कई सारे ठहराव हो जाते हैं। जैसे बच्चों को कई बार हम अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छा गिफ्ट देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, तो ये पारिवारिक ठहराव कहलाते हैं। ये पारिवारिक ठहराव जो है वो इसका अनुबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं, या राजनियम की प्रवर्तनीयता ऐसे ठहरावों को नहीं मिली होती है। इसका एक केस है, एक श्री बाल्फोर बनाम श्रीमती बाल्फोर के वाद में, मतलब मिस्टर एंड मिसेस बाल्फोर के केस में ऐसा के वाद में ऐसा हुआ था कि मिस्टर बाल्फोर जो श्रीलंका में बिजनेस करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को इंग्लैंड में 30 पाउंड पर मंथ भेजने का क्या दिया था, वचन दिया था। कुछ समय पश्चात मिस्टर बाल्फोर ने 30 पाउंड की राशि भेजना बंद कर दिया। इसके प्रतिवाद में, मतलब उसके अगेंस्ट में, मिसेस बाल्फोर ने अपने हस्बैंड पर मुकदमा दायर किया, जो निरस्त हो गया, क्योंकि इस प्रकार के पारिवारिक ठहरावों को राजनियम कोई वैधानिक मान्यता नहीं देता है। नेक्स्ट है सेकंड, राजनैतिक ठहराव या पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स। राजनैतिक दलों द्वारा चुनावों के समय व इसके अतिरिक्त भी अपनी राजनैतिक आवश्यकता के अनुसार अपने दल के भीतर व अन्य दलों से किए गए राजनैतिक ठहराव भी अप्रवर्तनीय या प्रभावहीन होते हैं। सामाजिक ठहराव, सोशल एग्रीमेंट्स। समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन के संदर्भ में किए गए ठहराव, जैसे मान लीजिए किसी को भोजन पर बुलाने या साथ में घूमने के लिए आमंत्रित करने व साथ खेलने आदि के ठहरावों का विधि की दृष्टि में अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट है बाजी के ठहराव। बाजी के ठहराव अनुबंध अधिनियम के अनुसार राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने के कारण अनुबंध का रूप राजनियम द्वारा अप्रवर्तनीय होने के कारण अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता के अभाव में किए गए ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति तथा राजनियम द्वारा अनुबंध के लिए अयोग्य या डिस्क्वालिफाइड घोषित व्यक्ति कोई ठहराव करते हैं तो वह अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता न होने से ये ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र सहमति के अभाव में किए गए ठहराव। ये एक ठहराव के वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि पक्षकारों की सहमति स्वतंत्र रूप से ली जाए, अर्थात यदि सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट अथवा गलती के आधार पर प्राप्त की हो तो ऐसी सहमति स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी और ऐसा ठहराव भी वैध नहीं माना जाएगा। प्रतिफल के अभाव में किए गए ठहराव। साधारणतया प्रतिफल के अभाव में किए गए ठहराव भी अनुबंध नहीं बन सकते हैं और उन्हें राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाले ठहराव भी अनुबंध नहीं हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव भी अनुबंध नहीं हो सकते हैं। वो कौन कौन से ठहराव हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हैं? अवयस्क के अलावा अन्य व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, वैधानिक के किसी आवश्यक तथ्य के विषय में दोनों पक्ष गलती पर हों तो
वैधानिक व न्यायिक कार्यवाही में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, बाजी के ठहराव, असंभव कार्यों को करने के ठहराव, अयोग्य व्यक्तियों के साथ किए गए ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य एवं प्रतिफल वाले ठहराव, ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही रहते हैं, अनुबंध का रूप नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है ठहराव का लिखित, पंजीकृत, प्रमाणित या मुद्रांकित न होना। ऐसा कोई भी ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है जो कि उससे संबंधित विधान में आवश्यक होने पर लिखित, पंजीकृत, प्रमाणित या मुद्रांकित न हो। जैसे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति के विक्रय के ठहराव लिखित एवं पंजीकृत होना आवश्यक है। तो इस प्रकार ये जो सारी विशेषताएं हैं, इन सभी से को पूर्ण नहीं करने वाले ठहराव ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध का रूप नहीं ले पाते हैं। अतः यह 100% सही है कि सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, जबकि सभी अनुबंध ठहराव होते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।